पार्ट 7 कुछ तो है तुझसे राबता। गाऊंगा अगर तुम साथ दो तो, बोलो साथ दोगी मेरा। इतना कहकर रॉकी ने आशी की तरफ मुस्कुराते हुए अपना हाथ बढ़ाया। आशी मुस्कुराकर कहती है, ये तो मेरे लिए ऑनर की बात है, मैं आपका साथ जरूर दूंगी। आशी की बात सुनकर रॉकी अनाउंस करते हुए कहता है, मेरे दोस्तों, आप लोगों ने आज तक मुझसे इंग्लिश गाना सुना है, लेकिन आज मैं अपनी फ्रेंड की रिक्वेस्ट पर एक हिंदी गाना गाऊंगा। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा और इसमें मेरी नई दोस्त मेरा साथ देगी। इतना कहकर रॉकी आशी की तरफ देखता है। आशी एक हल्की सी स्माइल के साथ रॉकी को रिस्पॉन्ड करती है। आशी और रॉकी दोनों मिलकर गाना शुरू करते हैं। गाने के बोल कुछ इस तरह से थे। गाने की पहली लाइन आशी गाती है, कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए। अगली लाइन रॉकी आशी को देखते हुए गाने लगता है। सभी फैंस इस गाने को एंजॉय करने लगते हैं। गाने की अगली लाइन आशी हिंदी में गाती है और रॉकी इंग्लिश में इस गाने को गाता है ताकि उसके फैन इस गाने को समझ सके। ना जाने क्यों रॉकी इस गाने को फील करने लगता है। उसकी नजर आशी से हट ही नहीं रही थी और वहीं दूसरी तरफ आशी आंखें बंद करके इस गाने को फील करते हुए गा रही थी। उसे आसपास की कोई सुध ही नहीं थी। रॉकी गाने को इंग्लिश में गाते हुए आशी को निहार रहा था, जैसे मानो वह अपने दिल की कोई बात कह रहा हो। आशी भी रॉकी का साथ बखूबी दे रही थी। दोनों के साथ गाने से कमाल का समा बन गया था। सभी फैंस को देखकर लग रहा था वह इस गाने को सचमुच एंजॉय कर रहे हैं और इस गाने को फील कर रहे हैं। वहां बिल्कुल शांति छा चुकी थी। सभी आंखें बंद करके उस गाने के लय पर झूम रहे थे। रॉकी गाना गाते हुए आशी का हाथ पकड़ता है और उसे उस गाने की धुन पर गोल गोल घुमाते हुए थोड़ा सा सालसा डांस परफॉर्म करता है। आशी भी मुस्कुराते हुए उस गाने की धुन पर गोल गोल घूमने लगती है। इस समय आशी और रॉकी काफी करीब थे। आशी के पास से आ रही है खुशबू रॉकी को दीवाना बना रही थी। गाना खत्म होते होते रॉकी अपने आप से कहता है, आई फील इट इनसाइड, डोंट नो व्हाई, आई फील इट इनसाइड। गाना खत्म होने के बाद रॉकी आशी से कहता है, तुम सचमुच बहुत अच्छा गाना गाती हो। रॉकी की बात सुनकर आशी मुस्कुराते हुए कहती है, आप भी सचमुच बहुत अच्छा गाना गाते हैं। आई एम सॉरी मैंने आज आपका गाना नहीं सुना, बट आई प्रॉमिस मैं आपके गाने को आज के बाद जरूर सुनूंगी। इस बात पर रॉकी मुस्कुराते हुए पूछता है, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि तुमने मेरा गाना सुना या नहीं। रॉकी की बात सुनकर आशी अपने चिन पर उंगली रखते हुए सोचते हुए कहती है, ये तो बात आप सही कह रहे हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने आपका गाना सुना है या नहीं। रॉकी मुस्कुराते हुए कहता है, मैं बताता हूँ। रॉकी आशी का हाथ पकड़कर उस पर अपना मोबाइल नंबर लिख देता है और वहां एक प्यारा सा ऑटोग्राफ देते हुए कहता है, इस नंबर पर कॉल करके मुझे बताना तुम्हें मेरा गाना कैसा लगा। आशी इस चीज से काफी हैरान थी, लेकिन वह इस बात को ज्यादा माइंड नहीं करती। उसे लगा कि शायद सेलिब्रिटी का यही तरीका होता है अपने फैंस और पॉपुलैरिटी को बढ़ाने का। आशी मुस्कुराते हुए वहां पर से जाने लगती है। तभी रॉकी उसे पीछे से रोकते हुए कहता है, मूनलाइट, मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगा। आशी पलटकर उसके चेहरे की तरफ देखती है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन काफी अलग थे। शायद उसकी आंखें कुछ कह रही थी, लेकिन आशी को कुछ समझ नहीं आता। आशी बिना कुछ कहे एक फीकी स्माइल देकर वहां से चली जाती है। रॉकी उसे तब तक निहारता रहता है जब तक वह उसकी आंखों से ओझल नहीं होती। आशी वापस अपने दोस्तों के पास आ जाती है। उसके दोस्त उसे घेरकर उस पर सवालों की झड़ी लगा देता है कि रॉकी ने क्या कहा, उसने क्या जवाब दिया, उसे रॉक स्टार रॉकी से मिलकर कैसा लगा। आशी मुस्कुराते हुए कहती है, वह इतना बुरा भी नहीं है। तुम्हें पता है उसे हिंदी आती है। कैथी मुस्कुराते हुए बताती है, ये बात लगभग हर अमेरिकन को पता है, तुझे आज पहली बार पता चली। अच्छा अब चल घर चलते हैं। इतना कहकर कैथी आशी को लेकर हॉल में बाहर निकल जाती है। इस वक्त रात के लगभग 1 बजे बज चुके थे। रॉकी का कॉन्सर्ट खत्म होते ही कैथी और जॉश आशी के साथ आशी के घर तक उसे छोड़कर वहां से चले जाते हैं। आशी जैसे ही अपने फ्लैट में आती है वह देखती है फ्लैट का दरवाजा खुला है। आशी को लगता है समर का दोस्त डेनिश आ चुका है, इसलिए वह बेफिक्र होकर फ्लैट के अंदर जाती है और अपने कमरे में जैसे ही दाखिल होती है तभी वह देखती है कि वहां एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का आसपास कुछ ढूंढ रहा है। उसने काफी कुछ सामान इधर उधर बिखेर रखा था। आशी हैरानी से उस इंसान को देख रही थी और यह इंसान कोई और नहीं बल्कि क्रिश डेविडसन था, जो यहाँ चिप ढूंढने आया था। अचानक क्रिश को अपने पीछे कोई महसूस होता है। वह जैसे ही पलट कर देखता है तो उसकी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो जाती है। उसके पीछे आशी खड़ी थी। आशी को देखते ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं।
वह एकटक आशी को निहारता रह जाता है क्योंकि आशी आज बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा कमरा तो बगल वाला है। तुम क्या कुछ ढूंढ रहे हो? क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है? आशी ने क्रिश की तरफ देखते हुए कहा। दरअसल में आशी ने क्रिश को इससे पहले मास्क में देखा था और हाईवे पर भी उसने क्रिश को काफी दूर से देखा था, इसलिए वो क्रिश को सही से पहचान नहीं पा रही थी। आशी की बात सुनकर क्रिश अपने होश में आता है और आशी से अपनी तरफ इशारा करते हुए पूछता है, क्या तुम मेरे बारे में बात कर रही हो? क्या तुम मुझे जानती हो? आशी मुस्कुराकर कहती है, क्या यहाँ हमारे अलावा भी कोई है? ऑफ कोर्स मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मैं समर की दोस्त हूँ आशी। मुझे समर ने ही तुम्हारे बारे में बताया था कि तुम आने वाले हो, इसलिए मैंने तुम्हारा कमरा साफ कर दिया है, तुम वहां जाकर आराम कर लो। आशी की बात सुनकर क्रिश हैरान था। ये लड़की मुझे पहचान कैसे नहीं रही? इस वक्त क्रिश के चेहरे पर मास्क नहीं था, लेकिन वह एक हॉलीवुड एक्टर था। कम से कम उसे एक एक्टर की तरह तो वह एक्साइटेड होकर मिल सकती थी, लेकिन इस लड़की ने उसे पूरी तरह से एक नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट किया और शायद इसे कुछ और समझ रही है। शायद अभी अभी वह जिस इंसान से मिला था, ये लड़की मुझे वही समझ रही है और उसने उस इंसान को कभी देखा नहीं है। क्रिश अपने आप से कहता है, चलो अच्छा ही है, ये लड़की मुझे ना पहचाने, वही ठीक होगा। मैं यहाँ जिस काम के लिए आया हूँ वह हो जाएगा। आशी क्रिश को अपने आप में कुछ सोचता हुआ देखकर पूछती है, क्या हुआ, तुम यहाँ से जा क्यों नहीं रहे? ओह, शायद मुझे समझ आ गया कि तुम यहाँ से जा क्यों नहीं रहे। तुम्हें कुछ चाहिए और तुम उसे यहाँ ढूंढ रहे हो, राइट? आशी की बात सुनकर क्रिश के चेहरे का रंग उड़ जाता है। क्रिश अपने मन ही मन कहता है, क्या इस लड़की को पता चल गया है कि वह यहाँ क्यों आया है? अब इस लड़की को बेहोश करना होगा इससे पहले कि यह शोर मचाए। ये कहकर क्रिश जैसे ही क्लोरोफॉर्म वाला रुमाल अपने पॉकेट से निकालने वाला था, आशी मुस्कुराते हुए कहती है, तुम जो चीज ढूंढ रहे हो वह यहाँ नहीं मिलेगी, वह तो किचन में है और उसे तैयार करना पड़ेगा। तुम्हें भूख लगी है, राइट? तुमको मुझे बताना चाहिए था ना, यहाँ ढूंढने से थोड़ी ना मिलेगा। तुम 10 मिनट रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बनाकर लाती हूँ। आशी की पूरी बात सुनकर क्रिश थोड़ा रिलैक्स होता है और मासूम सी शक्ल बनाकर कहता है, हाँ मुझे भूख लगी है। इस पर आशी मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है तुम बैठो, मैं खाना बनाकर आती हूँ। कहकर आशी वहां से चली जाती है। क्रिश अब रिलैक्स हो चुका था, वह जल्दी जल्दी अपनी तहकीकात शुरू करता है। तभी अचानक क्रिश को याद आता है, घर के अंदर दाखिल होते वक्त उसकी मुलाकात एक इंसान से हुई थी और क्रिश ने उसे बेहोश करके रसोई में छुपा दिया था। कहीं इस लड़की की नजर उस पर ना पड़ जाए वरना मुसीबत हो जाएगी, ये सोचकर क्रिश जल्दी से आशी के पीछे दौड़ता है। क्रिश जल्दी से आशी के पास आकर उसे कहता है, तुम रहने दो, मुझे भूख नहीं लगी। आशी हैरान होते हुए कहती है, लेकिन अभी तो तुमने कहा कि तुम्हें भूख लगी है, फिर अचानक तुम्हारी भूख कैसे खत्म हो गई? आशी की बात सुनकर क्रिश बात बदलते हुए कहता है, दरअसल बहुत रात हो गई है, तुम फालतू में परेशान होगी इसलिए। ये सुनकर आशी मुस्कुराते हुए कहती है, अरे इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है, बस थोड़ी देर में खाना बना दूंगी, तुम बैठो। कहकर आशी रसोई में जाती है और आटा गूंदने के लिए आटा निकालने लगती है। क्रिश भी उसके पीछे पीछे रसोई में आ जाता है और ध्यान रखता है कि कहीं आशी की नजर उस आदमी पर ना पड़ जाए जिसे कोने में दरवाजे के पीछे क्रिश ने छुपाया हुआ था। आशी उसे रसोई में देखकर पूछती है, तुम यहाँ क्यों आए? मैंने तुम्हें बैठने के लिए कहा था ना। इस पर क्रिश बात बदलते हुए कहता है, वो मैं तुम्हारी हेल्प करने आया था। आशी मुस्कुराकर कहती है, वैसे तो मैं अकेले काम कर लेती, लेकिन एक से भले दो। अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो तुम सब्जियां काट दो, मैं तुम्हारे लिए रोटियां और सब्जी बना देती हूँ। आशी की बात सुनकर क्रिश हैरान होते हुए खुद से कहता है, ये लड़की मुझसे काम कराएगी। चलो शायद इसी बहाने बातों बातों में मैं इस लड़की से सच्चाई पता कर पाऊं। ऐसा सोचकर क्रिश सब्जी और चाकू ले लेता है, लेकिन उससे सब्जियां नहीं कटती। वह बड़ी ही बेरहमी से चाकू सब्जियों के ऊपर मार रहा था जैसे उनका खून कर रहा हो। आशी उसे ऐसे करते देख हैरान होते हुए कहती है, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? ये सब्जियां हैं, इंसान नहीं। इनका खून नहीं करना है, इन्हें काटना है। इन सब्जियों को ऐसे नहीं, ऐसे काटते हैं। कहते हुए आशी उसे सब्जी काटना सिखाती है, देखो ऐसे काटते हैं। आशी मन लगाकर उसे बता रही थी। इस वक्त आशी ने फ्रेंच चोटी की हुई थी और सामने की कुछ लटें यूं ही खुली छुई हुई थी, जो बार बार उसके चेहरे पर आ रही थी और वह बड़े ही स्टाइल के साथ उन्हें पीछे कर रही थी और क्रिश बेसुध सा उसे निहार रहा था। आटा गूंथते वक्त कुछ आटा उसके चेहरे पर लग गया था, जिसके कारण वह ऐसा लग रहा था कि जैसे चांद पर कुछ दाग है, लेकिन वो उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा था।
आशी का मासूम चेहरा बेहद खूबसूरत लग रहा था। आशी अपने काम में लगी हुई क्रिश को काम करने का तरीका बता रही थी, लेकिन क्रिश की नजर आशी की मासूम चेहरे पर ही थी। क्रिश चाह कर भी उसके ऊपर से अपनी नजर नहीं हटा पा रहा था। इस वक्त आशी जितनी मासूम लग रही थी, उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अचानक क्रिश की नजर आशी के चेहरे से होते हुए उसके होठों पर जाकर टिक जाती है और उसका गला सूखने लगता है, मानो वो आशी के होठों के रस का प्यासा हो रहा हो। आशी अपने काम में लगी हुई थी, वह इस बात पर ध्यान नहीं देती और अगले ही पल क्रिश खुद से काबू खोते हुए आशी को अपनी बाहों में भरकर उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है। आशी उसकी इस हरकत से काफी हैरान थी। इससे पहले कि वह कुछ कर पाती या समझ पाती, क्रिश उसके होठों को अपने होठों से दबाते हुए उसे जबरदस्त तरीके से चूमने लगता है। क्रिश के चूमने पर क्या करेगी आशी? वो देगी उसका साथ या दिखाएगी उसे उसकी औकात? क्रिश और रॉकी में से किसको मिलेगी आशी और कौन देगा कुर्बानी? इस वक्त आशी जितनी मासूम लग रही थी उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अचानक क्रिश की नजर आशी के चेहरे से होते हुए उसके होठों पर जाकर टिक जाती है और उसका गला सूखने लगता है। आशी अपने काम में लगी हुई थी, वह इस बात को ध्यान नहीं देती और अगले ही पल क्रिश खुद से काबू खोते हुए आशी को अपनी बाहों में भरकर उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है। आशी उसकी इस हरकत से काफी हैरान थी। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, क्रिश उसके होठों को अपने होठों से दबाते हुए उसे किस करने लगता है। आशी खुद को बचाने के लिए क्रिश के हाथ पर मारने लगती है, लेकिन क्रिश के मजबूत पकड़ से बचना उसके लिए इम्पॉसिबल था। क्रिश उसके होठों पर सक करते हुए उसे अपनी गोद में उठाकर किचन स्लैब पर बिठा देता है और उसके पैरों को अपनी कमर में लपेटकर अपनी किस को और भी ज्यादा इंटेंस और डीप कर लेता है। उसके हाथ आशी के पूरे बदन पर चल रहे थे। धीरे धीरे आशी भी उसकी किस में खोते जा रही थी। वह अपने हाथ क्रिश के बालों में उलझा देती है और किस करने में उसका साथ देने लगती है। यह महसूस होते ही क्रिश की पकड़ उस पर और भी ज्यादा कस जाती है। क्रिश उसे किस करते हुए धीरे धीरे अपने हाथ उसके कपड़ों के अंदर ले जाने लगता है और आशी लंबी लंबी आहें भर रही थी, जो क्रिश को काफी एक्साइटेड कर रही थी। दोनों इस वक्त एक दूसरे में खोए हुए थे। तभी कुकर सीटी मारती है और क्रिश के कानों में आशी की आवाज पड़ती है। हो गया, आशी हाँफते हुए क्रिश से कहती है। क्रिश आशी की बात सुनकर अपने होश में आता है और देखता है कि आशी रोटियां बेल रही है। वह हैरानी से अपने इधर उधर देखता है तो उसे समझ आता है कि अब तक उसने जो भी महसूस किया वह उसका सपना था। क्रिश अपने आप में हैरान था। उसे यह अजीब सा सपना खुली आंखों से कैसे आ सकता है, वह भी इस लड़की के साथ। इस वक्त क्रिश के एक्सप्रेशन देखने लायक थे। आशी क्रिश को अपने आप में कहीं खोया हुआ देखकर कहती है, तुमने मेरी कोई मदद तो की नहीं? चुपचाप खड़े हो, भूत बनकर देख रहे हो? तुम जाकर बाहर बैठो, मैं खाना बनाकर लेकर आती हूँ, बस बन चुका है। आशी की बात सुनकर क्रिश को भी वहां से चले जाने में ही भलाई लगती है, क्योंकि वह उसके सामने अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। आज पहली बार उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ था जब वह खुद किसी लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। इसका कारण उसे खुद नहीं पता, क्योंकि ऐसा नहीं था कि आशी कुछ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और क्रिश ने उससे खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी। क्रिश एक हॉलीवुड एक्टर है। एक से बढ़कर एक ब्यूटीफुल और स्टाइलिश लड़कियां उसके आसपास नजर आती ही रहती हैं और उनमें से ना जाने कितनों के साथ ही क्रिश ने अपनी रात भी गुजारी है। लेकिन ये भी सच है कि आज तक उनमें से किसी भी लड़की को देखकर क्रिश के मन में ये ख्याल नहीं आया था कि यही है, बस यही है जिसे ये आंखें देखना चाहती हैं। जो फीलिंग उसे आशी को देखकर आती है वह किसी और को देखकर नहीं आती। इसका कारण था वह खुद नहीं जानता, लेकिन आशी की तरफ उसका अट्रैक्शन उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। इनफैक्ट इस वक्त वह ये भी भूल गया था कि उसे वह चिप ढूंढनी है या उसके बारे में आशी से बात करनी है। क्रिश बाहर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाता है। थोड़ी ही देर में आशी भी खाना लेकर उसके पास आती है और उसे खाना परोस देती है। क्रिश देखता है उसके सामने इंडियन खाना रखा हुआ है। क्रिश इंग्लिश में आशी से पूछता है, यह क्या है? आशी खाने की तरफ देखते हुए कहती है, खाना है, और क्या है? मुझे इंग्लिश खाना बनाना नहीं आता, यह इंडियन खाना है। फिलहाल तुम्हें यही खाना पड़ेगा और अगर तुम्हें इंग्लिश खाना खाना है तो खुद ही बना कर खाओ। क्रिश खाने की तरफ देखते हुए कहता है, लेकिन मैं इसे कैसे खाऊं, मुझे इसे खाने का तरीका नहीं आता। उसकी बात सुनकर आशी मुंह बनाते हुए कहती है, ओह कितने नखरेबाज हो तुम। हमारे इंडिया में 1 साल का बच्चा भी इस खाने को खा लेगा। इसमें आखिर है ही क्या? 4 रोटी है, चावल दाल और सब्जी है। चलो ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ इसे कैसे खाना है। आशी उसे चावल और दाल एक साथ मिक्स करके देती है और उसे सब्जी के साथ खाने के लिए कहती है और उसे रोटी का टुकड़ा तोड़कर उसे खाने का तरीका बताती है।
कृष भले ही एक इंडियन है लेकिन उसने कभी भी इंडियन खाना नहीं खाया था। कृष ने जैसे ही खाने की पहली बाइट ली, अचानक उसकी आंखें बंद हो गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह कहीं खो सा गया है। वह खाना उसे बहुत ही टेस्टी लग रहा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखने लायक थे। आशी उसके चेहरे की तरफ देखते हुए पूछती है, कैसा लगा? खाना अच्छा है ना? आशी की बात सुनकर कृष उसकी तरफ देखते हुए कहता है, ठीक ही है। ठीक ही है? क्या मतलब ठीक ही है? अरे बहुत टेस्टी है। तुम्हें पता है मेरे भाई बहनों को मेरे हाथों का खाना कितना पसंद था और तुम कह रहे हो कि ठीक ही है। अगर अच्छा नहीं लगा तो दो मेरा खाना। ये कहते हुए आशी उसके आगे से प्लेट छीनने लगती है। आशी की यह हरकत देखकर कृष आंखें बड़ी करते हुए गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्लेट छीनने की? तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ? उसकी गुस्से भरी आवाज सुनकर आशी भी नाक चढ़ाते हुए अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहती है, अरे तुम मुझे धमकी दे रहे हो आशी गुप्ता को? तुम क्या इंडिया के प्रधानमंत्री हो जो मैं तुम्हें जानूं? या लता मंगेशकर हो जो दुनिया भर में लोग तुम्हें जाने? बातें तो ऐसे कर रहे हो जैसे कहीं के लॉर्ड गवर्नर हो। ठीक से एक तारीफ तो कर नहीं सकते और आए हो मुझे बड़ी धमकी देने। अरे बहुत देखे तुम्हारे जैसे, बड़ा आया मुझे धमकी देने। चलो अब मुंह में खोलो और ठूसो। इतना कहकर आशी उसे खाने की प्लेट देकर वहां से पानी पीने रसोई की तरफ चली जाती है और गुस्से में बदबदाते हुए फ्रिज से पानी निकाल कर पीने के लिए जैसे ही जाती है, सामने का सीन देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। इधर दूसरी तरफ कृष अभी भी गुस्से से खड़ा था। आशी का ऐसा एटीट्यूड, कृष उसे देखता ही रह जाता है। आज पहली बार किसी ने उससे इस तरह से बात की है। कृष को आशी की बातों पर बहुत गुस्सा आता है। वह गुस्से से दांत पीसते हुए खुद से कहता है, इस लड़की की इतनी हिम्मत कि मुझसे इस तरह से बात करे, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। कृष जैसे ही आशी के पीछे अपना कदम बढ़ाने को होता है, अचानक आशी जोर से चिल्लाते हुए दौड़ते हुए उसके पास आती है। इससे पहले कि कृष कुछ समझ पाता, आशी उसके गले लग जाती है और अपना चेहरा छुपाते हुए जोर से चिल्लाती है, वहां कोई है, वहां कोई है, प्लीज हेल्प मी, हेल्प हेल्प। आशी ने कृष को जोर से हक कर रखा था और डरते हुए उससे मदद मांग रही थी। इस वक्त उसके चेहरे और आवाज में डर साफ नजर आ रहा था। कृष पहले तो उसे खुद से दूर करने की कोशिश करता है लेकिन आशी की पकड़ उसके ऊपर बहुत मजबूत थी। अचानक ना जाने कैसे आशी का कृष को हक करना कृष को भी अच्छा लगने लगा था। एक सुकून का एहसास होने लगा था। कृष के दिल की धड़कन तेजी से दौड़ रही थी। उसके मन में बेचैनी और गुदगुदी हो रही थी। ना जाने कैसे अगले ही पल कृष भी उसे बैक हक करते हुए सपोर्ट देता है और उसे शांत कराने की कोशिश करते हुए कहता है, रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है, मैं हूं तुम्हारे साथ, बताओ क्या प्रॉब्लम है। हालांकि कृष को सब पता था फिर भी वह आशी से उस बारे में पूछता है। कृष की बात सुनकर आशी अपना चेहरा हल्का ऊपर उठाते हुए बड़ी हिम्मत करके कहती है, चोर रसोई में चोर? चोर? कहाँ है चोर? वहां कोई चोर नहीं है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, तुम जाओ अपने कमरे में आराम करो। आशी उसकी बात सुनकर ना में सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई, वहां सच में चोर है। पुलिस, पुलिस, जल्दी पुलिस को फोन करो। कहते हुए आशी जल्दी से कृष को छोड़कर अपना मोबाइल निकालने लगती है। आशी की यह हरकत देखकर कृष का चेहरा सर्द हो जाता है। वह गुस्से से दांत पीसते हुए आशी का हाथ पकड़ते हुए कहता है, मैंने कहा ना वहां कोई चोर नहीं है, तुम्हें पुलिस को कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप अपने कमरे में जाओ। कृष ने यह बातें थोड़ा चिल्लाते हुए कही थी जिसे सुनकर आशी डर चुकी थी। आशी अपनी आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए हुए अपने निचले होठों को बाहर की तरफ निकालते हुए सुबकते हुए कहती है, तुम बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो। तुमने आशी को डांटा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मुझे पुलिस को फोन करना है वरना वह चोर हमें मार देगा। कहते हुए आशी कृष के हाथ से मोबाइल लेने लगती है लेकिन कृष मोबाइल को अपने हाथों में टाइट से पकड़ लेता है और गुस्से भरी आंखों से आशी को घूरते हुए कहता है, एक बार कहने पर तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? कहते हुए वह गुस्से से मोबाइल फोन पटक देता है जिससे वह मोबाइल फोन चूर चूर हो जाता है। ये देखकर आशी के आंसू बंद हो जाते हैं और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आने लगता है। आशी गुस्से से दांत पीसते हुए कृष का कॉलर पकड़कर उसे झकझोरते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन तोड़ने की? तुमने मेरे दोस्त का दिया हुआ फोन तोड़ दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। कहते हुए आशी इधर उधर देखने लगती है। अचानक उसकी नजर झाड़ू पर पड़ती है। आशी अपने हाथ में झाड़ू लेकर कृष को मारने के लिए दौड़ती है। कृष को उसके इस एक्शन की उम्मीद नहीं थी। कृष गुस्से से अपने कदम पीछे की तरफ लेते हुए कहता है,
खबरदार, जो तुमने ये हरकत करने की कोशिश भी की, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन आशी कहाँ सुनने वाली थी। आशी अपने पैरों में पहनी हुई सैंडल कृष के ऊपर फेंक कर मारती है। फिर पास में रखी हुई कप प्लेट फोन सभी कृष के ऊपर फेंक कर मारने लगती है और गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन तोड़ने की, मैं तुम्हें आज छोड़ूंगी नहीं। एक तो मैंने तुम्हें खाना बनाकर खिलाया, ऊपर से तुमने मेरा फोन तोड़ दिया। कृष किसी तरह उसके बम के गोले से बच रहा था। कृष गुस्से से आशी को वार्निंग देते हुए कहता है, यहीं रुक जाओ, आगे और कुछ मत करो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन आशी भी अपने गुस्से के आगे कुछ नहीं देखती। तभी कृष गुस्से से अपनी गन निकाल लेता है और आशी की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, बस बहुत हो गया, अब एक और गलती की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। कब से बर्दाश्त कर रहा हूं मैं तुम्हारी बेवकूफियों को, अब और नहीं। मैं यहाँ तुम्हारी बेवकूफी भरी बातें सुनने और तुम्हारा ये घटिया खाना खाने नहीं आया हूँ। मेरी एक जरूरी चीज तुम्हारे पास है, चुपचाप मुझे वह चीज दे दो और मैं यहाँ से चला जाऊंगा वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। कृष की गन देखकर आशी डरते का नाटक करते हुए कहती है, अरे बाप रे, मैं तो डर गई। तुम्हारी इस 20 रुपए वाली गन से ना हमारी इंडिया में 5 साल का छोटा बच्चा भी ना डरे। मैं तो फिर भी 18 साल की आशी हूँ और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खाने को घटिया कहने की और मुझे बेवकूफ कहने की। तुमने कभी इससे अच्छा खाना भी खाया होगा छछूंदर कहीं के। अपना यह खिलौना मुझे 2 दिवाली पर बच्चों के खेलने के काम आएंगी। तुम 30 साल के अंकल, तुम्हारे हाथ में यह खिलौना अच्छा नहीं लगता। जाओ और भजन कीर्तन सुनो। कहते हुए आशी उसके हाथ से बंदूक छीनने की कोशिश करती है। लेकिन आशी की बातें सुनकर कृष का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वह गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, आज तक मेरी इतनी बेइज्जती किसी ने नहीं की है। आशी कमर पर हाथ रखकर मुंह बनाते हुए कहती है, आज तक तुम्हारी मुलाकात मुझसे जो नहीं हुई थी। लेकिन डोंट वरी, इसमें नाराज होने वाली कोई बात नहीं है। तुम बिल्कुल सही जगह पर आए हो। तुम्हें जब भी अपनी बेइज्जती कराने का मन हो मेरे पास चले आना, मैं तुम्हारी अच्छे से बेइज्जती करूंगी, वह भी बिल्कुल फ्री में। आशी की बात सुनकर कृष से रहा नहीं जाता और वह अपने गुस्से को काबू करने के लिए अपनी गन से ऊपर छत की तरफ हवा में फायरिंग करता है और चिल्लाते हुए कहता है, तुमने मुझे बहुत हल्के में लिया लड़की। गोली की फायरिंग की आवाज सुनकर आशी जल्दी से अपने कानों पर हाथ रख देती है और डर के मारे कांपने लगती है। अब उसे अपनी बेवकूफी पर पछतावा हो रहा था, जो कि उसे पता चल चुका था कृष कोई आम इंसान नहीं है और उसके हाथ में जो गन है वह भी असली है। अब क्या करेगी आशी? क्या वो कृष के गुस्से का सामना कर पाएगी? आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर ले ताकि अगला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।